हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने RHF फॉर लर्न क्लासेस में। तो आज हम RX की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। आज हम RX में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे हम SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमने हेलो एल्केन तथा और हेलो अरेन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें हेलो एल्केन को बनाना सीख लिया था। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। उन अभिक्रियाओं में से आज हम पहली अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है वो समझिए। ठीक है, देखिए इसके नाम में क्या है, RX की रासायनिक अभिक्रिया, मतलब हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाविक रागी मतलब जो नाविक रागी होगा वो क्या करेगा, प्रतिस्थापन होकर मतलब जुड़ेगा और वहाँ से कुछ निकलेगा, तब जो अभिक्रिया होगी उसे अभिक्रिया कहते हैं नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। देखिए नाविक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी ये दो प्रकार के वो होते हैं। ठीक है, एक होता है नाविक रागी, एक होता है इलेक्ट्रॉन रागी। तो नाविक रागी क्या होता है, नाविक रागी वो होता है अगर किसी भी तत्व या यौगिक पर अगर माइनस चार्ज है, क्या है माइनस चार्ज है, तो वो प्लस से अट्रैक्शन रखेगा, मतलब वो प्लस की ओर भागेगा। जैसे Cl माइनस है तो ये Cl माइनस उधर जाएगा जहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो ये जिधर जाएगा किधर जाएगा, मतलब नाविक की तरफ भागेगा, मतलब नाविक कैसा होता है, प्लस होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ये है एक नाविक रागी। इसका क्या करेंगे, प्रतिस्थापन, इसे हटाएंगे और कोई दूसरा यौगिक वहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वो नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जैसे देखिए मान लीजिए RX प्लस OH जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, इसके ऊपर OX के ऊपर क्या है, माइनस है। अब ये OH ये किसका काम करेगा, ये करेगा नाविक रागी का कार्य। किसका काम करेगा, नाविक रागी का। तो ये क्या करेगा, यहाँ से X को हटा देगा और खुद लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बन जाएगा ROH प्लस X माइनस बन के ये बाहर निकाल देता है। क्लियर। अब ये कैसे करता है, वो ऐसे प्रकार करता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ से X निकलेगा, मतलब X का है यहाँ पर, X है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। जब R और X के बीच बॉन्ड टूटेगा तो ये Cl माइनस जैसे Br माइनस ये बन के क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर फ्लोरीन हुई और फ्लोरीन हुई यहाँ पर, ठीक है, तो यह अगर फ्लोरीन का जो परमाणु आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। परमाणु आकार बहुत छोटा होने के कारण ये क्या करता है, बहुत मजबूती से बंध बनाता है। क्या करेगा, जिससे भी अगर ये बंध बनाएगा फ्लोरीन, वो बहुत मजबूती से बंध बनाता है। बहुत मजबूती से बंध बनाने के कारण ये अभी यहाँ पर होगा तो ये आसानी से नहीं निकलेगा। जब ये आसानी से निकलेगा नहीं तो आसानी से क्या ना होगा, बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। तो इसके लिए अभी हम फिलहाल यहाँ पर मान के चलेंगे या क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। आयोडीन होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि आयोडीन का आकार अपने इन सभी समूह में कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है। और जिस तत्व का आकार सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, उसका जो बंध है, उसकी जो बंध सामर्थ्य होती है वो उतनी ही कमज़ोर हो जाती है। किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने ये R का आकार इस प्रकार है, क्लियर, और फ्लोरीन ले रखा है, फ्लोरीन का आकार इस प्रकार से। तो जहाँ आकार छोटा है फ्लोरीन का, ये R है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, छोटा सा बॉन्ड बनाएगा। ये जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता होने के साथ साथ इसका आकार भी छोटा है, क्योंकि आकार छोटा होता है तभी तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत मजबूती से बनाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या आता है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। तो R का आकार वही रहेगा जो यहाँ पर है, और क्लोरीन का आकार उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आकार बड़े होने पर, ये आपने P ब्लॉक में पढ़ा होगा, जब आकार बढ़ता है किसी तत्व का तो उसकी बंध बनाने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, कम होती चली जाती है। इसी प्रकार R, अब यहाँ आएगा ब्रोमीन,
ठीक है, क्योंकि बंध की लंबाई बढ़ जाती है, बंध लंबाई बढ़ने पर बंध की सामर्थ्य घट जाती है, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। बंध की लंबाई अगर जितनी कम होगी उतनी बॉन्ड की सामर्थ्य अधिक होगी, बंध की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतनी क्या होगी, उसकी सामर्थ्य कम होती चली जाएगी। इस प्रकार से ये मान लीजिए आई है, तो आई है तो यहाँ पर बंध कैसा बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा आर और आई के बीच। तो यहाँ से अगर आई निकलना चाहेगा तो यहाँ से आसानी से बंध टूटेगा और आई निकल जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से क्लोरीन। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आकार बहुत अधिक है, बहुत अधिक होने के कारण जो बंध बनाता है वो बंध बड़ा ही मजबूत बनता है और वो आसानी से नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर मान के ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, Rx लिया और एक नाविक रागी प्रतिस्थापन कर रहा है। क्या कर रहा है नाविक रागी, नाविक रागी आकर इस X को हटा रहा है और खुद लग रहा है OH और X को बाहर निकाल रहा है। इसे बोलते हैं नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अपनी क्रिया विधि के आधार पर दो प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं यह अभिक्रिया अपनी क्रिया विधि के आधार पर दो प्रकार की होती है। क्लियर। इसकी जो क्रिया विधि है, मतलब यहाँ से प्रतिस्थापन तो होगा ही, नाविक रागी आएगा, किसी जो हैलाइड है उसे हटाएगा और क्या बनेगा, खुद बनेगा। ये हटाने में और लगने के आधार पर जो क्रिया होगी, इन दोनों क्रिया कैसे होगी, अलग अलग होगी। जब दोनों की क्रिया अलग अलग होगी तो हम क्या करेंगे, उन्हें अलग अलग नाम भी दे देंगे। वैसे हम नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम शॉर्ट में बोलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं SN अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे, SN अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा है, यहाँ पर क्रिया विधि के आधार पर क्रिया अलग, क्रिया विधि मतलब अलग होगी, मतलब हाइड्रो OX की जुड़ने की क्रिया कैसी कुछ प्रकार की अलग होगी, तो उसका नाम हम कुछ अलग रख देंगे। जैसे SN, इसे हम क्या कहते हैं, पूरे को SN बन अभिक्रिया। अब हम क्रिया विधि के आधार पर ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, क्रिया विधि के आधार पर यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, जैसे SN1 अभिक्रिया और दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। क्लियर। क्रिया विधि के आधार पर यह अभिक्रिया SN अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक SN1 अभिक्रिया होती है और एक SN2 अभिक्रिया होती है। तो हम पहली अभिक्रिया ही देखेंगे, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में किस प्रकार से हम Rx की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है इस प्रकार से, COH, बस सॉरी यहाँ पर ले लीजिए Br, यहाँ पर I लेंगे तो और अच्छे से निकलेगा, क्लोरीन लेंगे तो ब्रोमीन से थोड़े कम आसानी से निकलेगा और फ्लोरीन लेंगे तो मजबूती के साथ कार्बन से बंध बनाएगा। इसलिए यहाँ पर हम ब्रोमीन या आयोडीन लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन भी ले सकते हैं लेकिन फ्लोरीन नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन आसानी से नहीं निकलेगी, तो आसानी से ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई ले लेते हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं, नाविक रागी, तो यहाँ पर कोई हम OH- ही नाविक रागी ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई नाविक रागी इस पर टकराता है तो यहाँ पर एक कार्ब धनायन बनता है, CH3
CH3 और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा और Br माइनस बन के बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। जैसे इस नाभिक रागी ने X को बाहर निकाला, प्रतिस्थापन किया से, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, हटाना, और खुद R की जगह X की जगह लग गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, OH ने Br को हटाया, अपने खुद Br की जगह लग गया और Br को बाहर निकाल दिया। ये अभिक्रिया देखने में आपको लग रही है कि एक ही बार में होगी, लेकिन ये अभिक्रिया के 2 स्टेप में पूर्ण होती है। 2 स्टेप होंगे तब ये अभिक्रिया पूर्ण होगी। कौन कौन सी होती है देखिए। इस अभिक्रिया को होने के लिए 2 स्टेप लगते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में देखिए क्या होता है, CH3Br। पहले स्टेप में कार्बोदनान का निर्माण होता है, तो कार्बोदनान का निर्माण कैसे होगा, यहाँ पर CH3 प्लस और Br माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। ये बात हमेशा याद रखें, अगर SN बन अभिक्रिया होगी तो SN बन अभिक्रिया में हमेशा कार्बोदनान बनना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपने CH3Br लिया है, जब पहले स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोदनान बनाता है और Br बन के बाहर निकल जाता है। लेकिन ये वाला जो पद होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, ये बहुत ही धीमा पद होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं धीमा पद। क्लियर, ये पद कौन सा है, धीमा पद है। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, यही जो कार्बोदनान बनना है, ये वाला कार्बोदनान, अब ये यहाँ से फिर से आता है CH3 क्लियर। यहाँ शायद दिखाई नहीं देगा आपको, तो वहाँ से लिख रहा हूँ, देखिए CH3 ये वाला कार्बोदनान, ठीक है। अब ये कार्बोदनान इसके पास आ जाएगा। अब दूसरे स्टेप में नाभिक रागी। और नाभिक रागी क्या होता है, जो नाभिक की तरफ भागे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, नाभिक रागी। क्योंकि नाभिक रागी क्या होगा, मतलब जो नाभिक की तरफ आकर्षण हो, तो वो नाभिक की तरफ कौन आकर्षण होगा, जिस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो OH माइनस है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नाभिक की तरफ मतलब प्लस की तरफ भागेगा। तो प्लस किधर है, इधर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा इस वाले कार्बोदनान पर, मतलब 3 डिग्री, इसे बोलते हैं हम 3 डिग्री कार्बोदनान, 3 डिग्री कार्बोदनान बोलते हैं। तब ये 3 डिग्री कार्बोदनान बोलेंगे इसे, तो इससे अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ बना लेगा CH3OH, ठीक है। ये वाला जो पद है वो बहुत तीव्र है, तीव्र पद है। और ये वाला पद है स्टेप नंबर सेकंड, वो स्टेप नंबर फर्स्ट है, ये बहुत धीमा पद है। SN बन अभिक्रिया में जो कार्बोदनान बनने वाला पद होता है वो बहुत धीमा पद होता है, और जो नाभिक रागी का जो आक्रमण वाला पद होता है वो बहुत तीव्र पद होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि SN बन अभिक्रिया का जो वेग है वह किस पद पर निर्भर करता है, ठीक है, SN बन अभिक्रिया का वेग किस पद पर निर्भर करता है, तो यहाँ लिखेंगे SN बन अभिक्रिया का वेग धीमा पद निर्धारण करता है, ऐसे लिखेंगे। SN बन अभिक्रिया का वेग धीमा पद निर्धारण
करता है। मतलब जो SN1 अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया हो SN1 अभिक्रिया का, उस अभिक्रिया में अगर वो जो कौन SN1 अभिक्रिया में या किसी और अभिक्रिया में जो स्टेप होंगे, उस स्टेप में जो धीमा वाला पद होगा वह अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। जो हमेशा याद रखना, जो धीमा वाला पद होगा वही अभिक्रिया को वेग को निर्धारित करेगा कि अभिक्रिया का वेग किस गति से है। जो तीव्र वाला पद है वह अभिक्रिया को वेग की गणना में नहीं शामिल होगा। तो SN1 अभिक्रिया में धीमा पद कौन सा है? स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या है, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ RX क्या हो रहा है यहाँ पर? कार्बोदनान बना रहा है। तो अगर इसकी जो वेग की गणना की जाएगी, इसके वेग की गणना में हम सिर्फ RX ही काम में लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वेग बराबर, आपको सूत्र पता होगा, ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा 4 में। तो यहाँ बन जाएगा RX। ये देखिए SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है सिर्फ RX पर निर्भर कर रहा है, ना कि नाविक रागी पर। कि नाविक रागी में जो स्टेप नंबर दूसरा है, वो दूसरा स्टेप होने के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेग, वो जो अभिक्रिया का जो वेग है वो बहुत तीव्र हो रहा है। कह सकते हैं अभिक्रिया की जो होने की दर है वो बहुत तीव्र हो रही है। तो वहाँ पर हम उसके वेग की गणना कर ही नहीं सकते। हमेशा अभिक्रिया की जो वेग की गणना करनी है वो हम धीमे पद पर ही कर सकते हैं। तो SN1 अभिक्रिया का वेग धीमा पद निर्धारित करेगा। तो धीमा पद में यहाँ देखिए, ये है धीमा पद। तो इस धीमे पद में RX है, सिर्फ क्या है? RX। यही RX अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। तो वेग बराबर होता है K, और ये मतलब जिस पर निर्भर करेगा उसे हम लिख देते हैं RX, मतलब इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया। क्लियर? अब हम देखेंगे SN1 अभिक्रिया हो गई। इस SN1 अभिक्रिया में अब एक कार्य और कर सकते हैं, जैसे ये है, इस वाले कार्बन का जो संकरण है कितना निकल के आएगा? संकरण बराबर सूत्र होता है संकरण में सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो इसमें कितने सिग्मा हैं? 1 2 3। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है। और लॉन पेयर तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर बराबर, ये दोनों होते हैं संकरण के बराबर। तो संकरण यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर इस वाले कार्बन का जो संकरण होता है sp2 होता है, और जिस कार्बन का sp2 संकरण होगा उसकी संरचना होती है त्रिकोणीय। तो सेम इस प्रकार से लिख देंगे, त्रिकोणीय होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इस पर क्या है? धनायन है, और यहाँ पर OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? OH किसी भी तरफ से आकर जुड़ सकता है, एक बार इधर से भी, एक बार इधर से। तो यहाँ पर जो OH जुड़ेगा हम वहाँ पर 50-50% जुड़ जाएगा। CH3 एक बार इधर लग जाएगा, ठीक है, और एक बार CH3 एक बार OH इधर लग जाएगा। क्लियर? तो ये हमने देखी SN1 अभिक्रिया। SN अभिक्रिया में हमने ये भी देखा कि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग हमेशा धीमा पद निर्धारित करेगा। धीमा पद कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे SN2 अभिक्रिया। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया हमने देख ली है। SN2 अभिक्रिया होता है, इसमें जो नाविक रागी जो आक्रमण करता है वो आक्रमण पश्च आक्रमण होता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखें। SN2 अभिक्रिया में नाविक रागी का आक्रमण पश्च आक्रमण होता है। देखिए
SN2 अवक्रिया, SN2 अवक्रिया। इस अवक्रिया में देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम RX लेंगे, क्या लेंगे RX। तो वो देखिए किस प्रकार से लेंगे हम, यहाँ पर क्या होता है, पश्च आक्रमण होता है, जहाँ पर जो नाभिक रागी आक्रमण करने आएगा वो पीछे से करेगा। और हमेशा ये बात हमेशा याद रखेंगे, आक्रमण करते समय जिस पर आक्रमण करेगा वहाँ पर जो त्रिविम बाधा है वो कम से कम होनी चाहिए। त्रिविम बाधा अधिक होगी तो वो उस वाले कार्बन पर आक्रमण कर नहीं पाएगा। तो त्रिविम बाधा कम होने के लिए यहाँ पर जो RX लेते हैं वो सबसे अच्छा RX माना जाता है 1 डिग्री RX। ठीक है, अगर 3 डिग्री RX लेंगे तो 3 डिग्री RX लेने पर जो पीछे से त्रिविम बाधा होती है वो बहुत अधिक हो जाती है। देखिए किस प्रकार से, अगर हम अगर यहाँ पर 3 डिग्री RX ले लेंगे, Br प्लस OH माइनस, क्लियर। त्रिविम बाधा क्या होती है, त्रिविम बाधा ये है, अगर ये नाभिक रागी इस वाले कार्बन पर आक्रमण करेगा तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे, ये 3 बड़े बड़े ग्रुप इस कार्बन पर आक्रमण करने से रोकेंगे। तो ये जितने ज़्यादा ग्रुप बड़े बड़े लगे होंगे वो क्या करेंगे, जिस वाले कार्बन पर ये आक्रमण करने आएगा उसे रोकेंगे। तो यहाँ पर ये आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा, तो आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा तो फिर वह बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा कार्बन से। तो इसलिए हमेशा याद रखें SN2 अवक्रिया में वो हम RX लेंगे जिसमें त्रिविम बाधा कम से कम हो। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण यहाँ पर अवक्रिया नहीं होगी, क्लियर। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 डिग्री RX लेंगे। देखिए SN2 अवक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। H और Br प्लस OH माइनस, SN1 पढ़ी ली, ठीक है। अब SN2 पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए इधर भी हाइड्रोजन लगा है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन लगे। अगर कोई अन्य कार्बन जुड़ा होता, मतलब 2 कार्बन जुड़े होते, उसे बोलते 2 डिग्री RX। 3 लगे हैं तो बोलते 3 डिग्री RX। यहाँ पर अभी एक भी कार्बन नहीं लगा है तो उसे हम बोलेंगे सिर्फ, या एक कार्बन लगा होता तब भी हम इसे 1 डिग्री RX बोलते, या एक भी कार्बन ना लगा होगा तब भी उसे 1 डिग्री RX बोलेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होने पर त्रिविम बाधा इतनी अधिक नहीं होती है, ठीक है। कोई अन्य दूसरा कार्बन नहीं होना चाहिए, कोई अन्य दूसरा फंक्शन ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आपको, SN2 अवक्रिया में जो आक्रमण होगा नाभिक रागी का वो पश्च आक्रमण होगा, ठीक है। तो ये OH माइनस है, ये पीछे से इस वाले कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो आक्रमण करने पर SN2 अवक्रिया में एक मध्यवर्ती बनता है, क्लियर। मध्यवर्ती किस प्रकार से बनता है, देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा है इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3। अब ये नाभिक रागी पीछे से आक्रमण करेगा, ठीक है। तो पीछे से आक्रमण करने पर ये OH धीरे धीरे इस कार्बन पर जुड़ रहा होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे जिस प्रकार से OH इस कार्बन से जुड़ेगा, जिस प्रकार से बॉन्ड बनाता जाएगा, उसी प्रकार कार्बन के 5 बॉन्ड होते चले जाएंगे। तो वहाँ से क्या होगा, 5 बॉन्ड अगर होंगे कार्बन के तो 5 बॉन्ड होने पर क्या होता है, कार्बन अस्थायी हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ से Br बाहर निकलेगा, धीरे धीरे Br क्या निकलेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। इस अवस्था को हम कहते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती की हमेशा जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए मध्यवर्ती स्थायी नहीं होता है, ठीक है। अगर इसकी ऊर्जा कम होती तो ये स्थायी होगा, ठीक है। जहाँ पर भी अगर किसी भी यौगिक की ऊर्जा अधिक है तो वह कम स्थायी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए
यहाँ OH धीरे धीरे इस प्रकार से जुड़ रहा होगा और Br माइनस धीरे धीरे निकल रहा होगा। क्यों निकल रहा होगा? अगर ये 5 और 1 2 3 4 5 एक साथ जुड़ जाएंगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे और ऐसा होना असंभव है। ठीक है, तो यहाँ से OH धीरे धीरे जुड़ेगा, Br बाहर निकलेगा और कुछ समय बाद Br बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए H H H और यहाँ पर लग जाएगा OH और यहाँ से क्या होगा, Br माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। सॉरी, माइनस बन के नहीं, धीरे धीरे निकल जाएगा Br। इस प्रकार से Br निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा अपने। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 अवक्रिया में SN2 अवक्रिया में पसर आक्रमण होता है। SN2 अवक्रिया में कार्बोधनान नहीं बनता है। SN2 अवक्रिया में अगर नाभिक रागी आक्रमण करेगा तो वहाँ करेगा जहाँ पर त्रिविम बाधा कम से कम है। त्रिविम बाधा अधिक होने पर नाभिक रागी आक्रमण नहीं करेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो अधिक से अधिक क्या होंगे, वहाँ पर क्रियात्मक समूह लगे हैं, क्योंकि फंक्शन ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, वो उस वाले कार्बन पर आक्रमण होने से रोकेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगे, हाइड्रोजन लगे तो हाइड्रोजन से त्रिविम बाधा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर CH3 लगा होता या कोई अन्य ग्रुप लगा हुआ होता तो वहाँ पर ये OH माइनस यहाँ आक्रमण नहीं कर पाता। ठीक है, तो वहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाता तो कार्बन से बॉन्ड नहीं बना सकता, तो SN2 अवक्रिया फॉलो नहीं होती। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अवक्रिया हो रही है वो एक ही पद में हो जा रही है। क्लियर? वहाँ पर 2 पद हो रहे थे, एक पद में स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा था, कार्बोधनान बन रहा था, और स्टेप नंबर 2 में नाभिक रागी का आक्रमण हो रहा था कार्बोधनान में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पद में अवक्रिया संपूर्ण हो रही है। तो यहाँ पर अवक्रिया के वेग की बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हम गणना करेंगे उसकी। वेग अवक्रिया क्या हो रहा है, एक ही पद में हो रही है। यहाँ पर कोई भी पद ऐसा नहीं है जो तीव्र हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो वेग होगा वो इन दोनों पर निर्भर करेगा, मतलब Rx पर भी निर्भर करेगा और नाभिक रागी पर भी निर्भर करेगा। तो अवक्रिया का वेग Rx और OH पर निर्भर करने वाला है, मतलब जिस पर आक्रमण कर रहा है नाभिक रागी उस पर भी, और जो नाभिक रागी है उस पर भी अवक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। तो SN2 अवक्रिया में अवक्रिया का वेग SN2 अवक्रिया में अवक्रिया का वेग Rx और नाभिक रागी दोनों पर निर्भर करता है, और SN1 अवक्रिया में अवक्रिया का वेग सिर्फ Rx पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लीजिए। और SN1 अवक्रिया में हमेशा कार्बोधनान बनेगा और ये अवक्रिया 2 पद में होती है, और SN2 अवक्रिया में कार्बोधनान नहीं बनता है, ये अवक्रिया सिर्फ एक ही पद में संपूर्ण हो जाती है। SN1 अवक्रिया में 2 पद होते हैं, एक पद होता है धीमा पद और एक पद होता है तीव्र पद, और वहाँ पर जो वेग की गणना की जाती है उसमें जो धीमा पद होता है उसके आधार पर हम उस अवक्रिया के वेग की गणना करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।